वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी और कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये यूपीटीटी का सिलेबस है। ऐसे में लोगों का कमेंट आता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवाऊं, तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपीटीटी का जो आप ये सिलेबस देख रहे हैं आप मेरे सामने, सेम टू सेम वही प्रोसेस आपका, यानी कि यही सिलेबस आपका सीटेट में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये 50% का हिस्सा मान रखता है। जैसे कि आपका सीटेट में आपके 50% पेडागोजी और 50% इन चीज़ों से आते हैं, तो आपका जो यूपीटीटी में केवल यहीं से आता है, पेडागोजी वाला पोर्शन नहीं आता। तो यहाँ पे आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं वो सीटेट और यूपीटीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। बस खाली फर्क इतना है सीटेट के लिए कि आपको पेडागोजी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो आज से हम हिंदी का भी अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पढ़ते हैं पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला। तो यहाँ हम ले रहे हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है, हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई वर्ण दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये कौन सा वर्ण है, किस तरह का है, प्रकंपित है, उज्जीवित है, किस तरह का, ये आपको छांटना होता है वहाँ से। तो यहाँ हम इन सभी चीज़ों को एकदम क्लियरली पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में हम पहले ये पढ़ेंगे कि वर्ण है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाती है, आपकी वर्ण। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख, यानी कि ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे ख देखिए, क देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ण ऐसे हैं जिन्हें आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या कहलाती हैं, वर्ण। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ से कैसा बनेगा, प्रश्न बनेगा हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी वर्ण इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको वहाँ से छांटना होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे देखिए लिखा है, वर्णमाला वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अ, आ, ई, उ जो करते हैं आपके समस्त स्वर, और क, ख, ग, घ लेके आपके समस्त व्यंजन, ये सब मिलकर आपके वर्णमाला कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिसमें से 11 आपके स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। वो 2 भेद कौन से हैं, एक आपका स्वर है और दूसरा है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन, अब इनको अलग अलग देख लेते हैं। हम पहले स्वर को देख लेते हैं। स्वर के बारे में देखिए क्या दिया है, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। यानी कि उच्चारण करने में जैसा समय लगता है उसके अकॉर्डिंग स्वरों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी कि छोटा वाला, जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है। छोटा है तो समय भी कम लगेगा, तो जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं ये ह्रस्व स्वर, ये 4 हैं, अ, ई, उ और ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब हमारा दूसरा आ जाता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ह्रस्व स्वर में हमने 4 वर्णों को लिया है। यहाँ पे आपका ए यानी कि छोटा ए छूट रहा है और छोटा ओ छूट रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि जो छोटा ए है और छोटा ओ है वो क्या है आपका, ये भी ह्रस्व में आते हैं। तो ये गलत है, ये आपके दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि ह्रस्व स्वर कितने हैं आपके, 4 हैं केवल। कौन कौन से, अ, ई, उ और ऋ। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। किसी को जब आवाज लगता है जैसे कि हे राम, तो हे शब्द में देखिए बहुत ज्यादा हमने वक्त दिया, तो ये हे शब्द क्या कहलाता है, आपका प्लुत शब्द कहलाता है। तो यहाँ पे हम फिर से इसको समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर अगर हम मात्रा के रूप में देखें तो ह्रस्व स्वर वो स्वर है जिसमें कि उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो है जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर कौन से, प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये हो गए स्वर के भेद। अब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आपका आ गया व्यंजन। व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कौन से, ये देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। जैसे आप क कहते हैं,
ठीक है, आप क कहते हैं तो क में आपका अ छुपा हुआ है। कैसे? अगर हम इसे तोड़े तो आपका निकलता है क प्लस अ। क आधा है, क आधा यहाँ पे जो आप हलंत लगाते हैं, इसके टांग तोड़ते हैं, ये क्या कहलाता है आपका आधा। तो यहाँ पे ये क आधा है। अब इस क आधे को हम बोलना चाहें तो हम नहीं बोल पाएंगे। अगर ये किसी शब्द के साथ जुड़ा है आधे के रूप में तो हम झटके से इसे बोल सकते हैं, वरना हम इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसमें अ न जुड़े। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो आपके व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते। आगे कहा जा रहा है कि ये संख्या में 33 है, इसके निम्नलिखित 3 भेद है। इसके कौन कौन से 3 भेद हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे पहला स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो यहाँ पे हम एक एक करके पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन हैं? इन 5 वर्गों में रखा गया है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना क ख ग घ अंग, तो ये एक वर्ग है और इस वर्ग का पहला वर्ण क है, इसलिए इस वर्ण के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, इसे कहा गया क वर्ग। उसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या है आपके स्पर्श व्यंजन। 5 आपके एक लाइन में 5 वर्ण है तो कुल मिलाकर आपके कितने हो गए 25। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है 25। प्रश्न में ये भी बनकर पूछ सकता है आपसे, कितने वर्ण है 25। और अंतिम के जो वर्ण देख रहे हैं ना ये अनुनासिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए आपको नाक की सहायता चाहिए, तो ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके 25, क से लेके म तक। आगे चलते हैं, आगे हमारा अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं, इन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। लेकिन अब हम कैसे समझेंगे कि स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं? आप संस्कृत में महेश्वर सूत्र जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि स्वर और व्यंजन के मध्य में ही आपको ये उच्चारण करते हुए या फिर महेश्वर सूत्र को पढ़ते वक्त आपको ये दिखाई देंगे। तो इनकी संख्या 4 है। प्रश्न बन सकता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। और वो वर्ण कौन कौन से हैं, तो वो वर्ण है य, र, ल, व। आपसे ये क्रम देकर भी पूछा जा सकता है। 4-4 जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ण है, उसी से 4-4 का गुच्छा बनाकर आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि अंतस्थ वर्ण इनमें से कौन से हैं। अब आगे चलते हैं हम, आगे हमारा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जिसको बोलने में मुख से ऊष्मा गर्मी बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से वो वर्ण हैं? श, श, तीनों स और आपका ह आपका किसमें आता है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न उसी तरह से पूछा जाएगा, आपसे 4-4 वर्णों का समूह दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसमें से कौन सा ऊष्म वर्ण समूह है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऊष्म वर्णों की संख्या यहाँ पे आपकी 4 है। आगे देखिए, उच्चारण स्थान तालिका। अब इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है इस बारे में हम देखेंगे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, आपसे कोई वर्ड दे दिया जाएगा वर्ण और कहा जाएगा कि इसका उच्चारण कौन सा है आपको बताना है, या फिर ये जीभ के या मुख के किस हिस्से को टच करके बाहर निकलते हैं। तो ये जो वर्ण होते हैं मुख के जिस हिस्से को टच करते हैं उसी के नाम पर इनका उच्चारण स्थान तय किया जाता है। अब हम इस तालिका को देख लेते हैं। इस तालिका में आपको सारे वर्णों के उच्चारण स्थान मिल जाएंगे। वर्ण है पहले, फिर उच्चारण स्थान है। ठीक है, देखिए पहला जो लिया गया है वो अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण भी ह ही होता है, इसलिए ह जहाँ पे जिस वर्ण में आएगा वही आपका होगा। ये उच्चारण ये मुख के किस भाग से निकलते हैं? कंठ और जीभ के निचले भाग से निकलते हैं, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ, या इन वर्णों को कंठ कहा जाता है। दूसरा है ई और बड़ी, च, छ, ज, झ और य, श। ये आपके तालु और जीभ के मध्य से निकलते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। रि, ट, ठ, ड, ढ। अब यहाँ पे देखिए दो आपके उच्छिप्त वर्ण भी है, जो आप देखना ड और ड। यहाँ पे सड़क और पढ़ाई वाला ढ, सड़क वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वर्ण कहे जाते हैं वर्णमाला में। ये भी आपके आते हैं मूर्धा और जीभ के उच्चारण स्थान, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? मूर्धन्य माना जाता है। आगे दिया है त, थ, द, ध, ल, स। ये कहाँ से निकलते हैं? दांत और जीभ से निकलते हैं टच करते हुए, इसलिए इन्हें दंत कहा जाता है। उ, प, फ, ब, भ दोनों होठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। फिर आप देख रहे हैं ये अंग हैं,
अंग, इ, ड़, न, म जो पंचमाक्षर होते हैं, इन्हें पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ये नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और ये जिन वर्णों के जिन वर्ग के लास्ट में होते हैं उन वर्णों को भी ये बोलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंग आप देख सकते हैं क वर्ग का है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो अंग कंठ और अनुनासिक दोनों कहलाता है। तो जिस वर्ग का वो लास्ट वर्ण होता है उस वर्ग का और प्लस अनुनासिक दोनों मिलकर कहलाते हैं। ए, ऐ कंठ, तालु और जीभ से बोले जाते हैं, इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। ओ, औ कंठ और ओठ के माध्यम से बोले जाते हैं, इन्हें कंठोष्ठ कहा जाता है। वहीं व दांत और ओठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। ये तालिका आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आइए आगे चलते हैं हम। आगे 3 पॉइंट और है। यहाँ पे है र प्रकंपित वर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ण प्रकंपित है, तो र प्रकंपित वर्ण है। ल पार्श्विक वर्ण है और सड़क वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ, ये दोनों आपके उच्छिप्त या द्विगुण वर्ण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारी वर्ण वाला कंप्लीट हुई। इसके बाद हमारा शब्द विचार है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।